हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग अपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो परीक्षा हुई थी आपकी 22 दिसंबर की, इस पूरे पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक तरीके से जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि 4 से 5 प्रश्न जो गलत थे आयोग के, उस पर कंप्लेन कैसे कर सकते थे, उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी। लेकिन उसके बाद मैंने और भी क्वेश्चन जब चेक किए डिटेल से, तो और भी कई सारे प्रश्न जो है कि लगे हैं कि हाँ ये गलत होने चाहिए या इसका आंसर रॉन्ग होना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत सारे आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, जिसमें आप लोग उन क्वेश्चन को भी गलत ठहराते रहो जिनको आपने खुद गलत किया है। देखो, जो ईमानदारी है उसको आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करिए। किन वजहों से आपने वो प्रश्न गलत किए हैं और आयोग ने क्या सोचकर उसे सही माना है, ये भी मैं रीजन यहां पे डिस्कस करूंगा। और पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे, हर एक आंसर को देखेंगे कि क्या उसका सही आंसर है और आयोग ने क्या दिया, वो भी चीजें। और सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेंड से आपको यह भी देखना पड़ेगा कि अब समीक्षा अधिकारी की जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जब भी हो जाएगी, उनके लिए क्या ये मैसेज है यहां से कि वो किस तरीके से तैयारी करें। साथ ही साथ इस पेपर से कौन कौन से प्रश्न उनके आने की संभावना रहेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगले 45 मिनट में मैं पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल पे। आंसर की नहीं कह रहा हूं, इस आंसर की में जो अपडेट किया मैंने, जो पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं मैंने जगह जगह पे, वो पूरी पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और स्टडी आपको कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। यहां पर जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, तो क्या था इसमें, देखिए जो प्रश्न डिबेटेड होगा, डाउटफुल होगा, उसको मैं क्लियर करते चलूंगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार करिए और इन्हें आरोही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। आरोही काल क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बालाजी विश्वनाथ जी आएंगे, जो कि 1713 से 1720 तक थे। फिर उसके बाद आपके बालाजी बाजीराव आएंगे, जो 1740 से 1761 तक थे। फिर उसके बाद आपके नारायण राव आएंगे, जो 1772 से 73 तक थे। और उसके बाद रघुनाथ राव आएंगे। ये रघुनाथ राव वही है जिन्होंने नारायण राव को मारने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रह गए थे। तो ये आएंगे आपके 1773 से 74। तो इस आधार पे आप देखोगे कि ये आंसर बिल्कुल सही है आयोग का। नेक्स्ट है, अब देखिए यहां पर आपके कॉमन सेंस को चेक कर रहा था आयोग कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे आप देखोगे गुजरात के तट पे भगवा नदी में लोथल देखने को मिलेगा, मुजरिस देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत की तरफ तोंडी देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बंदरगाह थे जो नदी पर स्थित थे और वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम होते थे। तो यह बात बिल्कुल सही है। आज वर्तमान भारत की तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है कि हाईवे पे आप गए और सामान 10-50-50-200 किलोमीटर दूर रखा है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो वो लोग बंदरगाह के पास में ही अपने सामान और यातायात के पूरे बड़े बड़े गोदाम बनाते थे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही माने गए हैं। फिर बंगाल में जो सेन शासक हैं, उनके क्रोनोलॉजी को पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे हेमंत सेन आते हैं, 1095 से 96 तक रहते हैं, मुश्किल से 1 साल शासन करते हैं। इसके बाद विजय सेन आते हैं, जो 1097 से 1160 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे बल्लाल सेन 1160 से 78 होते हैं। और उसके बाद लक्ष्मण सेन होते हैं 1178 से 1206। आपको बताते चलें कि सेन वंशों में जो सबसे पराक्रमी शासक थे वो विजय सेन थे, और लगभग 63 ईयर्स तक उन्होंने शासन भी किया था। तो यहां भी आयोग का प्रश्न सही है। परंतु ये जो चौथा प्रश्न है दोस्तों, इस पे बहुत डिबेट हो रही है, बहुत डिबेट हो रही है। मैंने भी इसको बहुत सर्च कर लिया और इसकी सारी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अगर आप लोग इससे एग्री हो तो जरूर बताइएगा, और साथ में अगर कोई भी डिसएग्री वाली बातें हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो, अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दी थी, और यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो दोनों बातें समझिए। देखिए, बैरम खां कौन थे? एक तरीके से हुमायूं के संरक्षण में रहते थे और हुमायूं को शिक्षा भी देते थे। आगे चल के उन्होंने अकबर को भी शिक्षा दी थी। जब ये हुमायूं के संरक्षण में रहते थे, तभी हुमायूं ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दे दी थी। किसकी? खान ए खाना की उपाधि दे दी थी। आगे चल के जब हुमायूं मर जाते हैं, जो आपने देखा होगा 1556 में सीढ़ी से गिर के मर जाते हैं, और हुमायूं ने जो वजीर की पदवी दी थी बैरम खां को, ये पदवी मानी जाती थी कि बादशाह के बाद दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण पदवी मानी जाती है। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, बैरम खां ने तुरंत अपने वजीर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी दरबार के जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनको बुलाया और तुरंत तत्काल प्रभाव से अकबर का राज्याभिषेक किया 1556 में। तो यानी
1556 में जो अकबर का राज्याभिषेक कराया है, किसने? बैरम खान ने। किस अधिकार से? क्योंकि वो वजीर थे और उनको खाने खाना की उपाधि भी दी गई थी। उसके बाद जब अकबर देखता है कि बैरम खां का जो बेटा होता है, क्योंकि बैरम खां की जब हत्या हो जाती है तो उसकी विधवा से विवाह भी कर लेता है, और उसका बेटा जिसको हम लोग कहते हैं अब्दुल रहीम, जिसको खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। तो इस आधार पे आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये जो कह रहा है ना वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि नियुक्ति जैसे ही की गई थी वजीर के पद पे तुरंत दे दी गई थी। अच्छा, कुछ किताबों में, कुछ सोर्सेस में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि अकबर जब गद्दी पर बैठता है, 1556 में, तब उसने बैरम खां को दोबारा सेम वही उपाधि दे दी, खाने खाना। कई सारे सोर्सेस में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप 4 बार दो, 5 बार दो, वो मैटर नहीं करता। एक बार अगर उपाधि दे दी गई है तो सबसे पहले जिसने उपाधि दी वही उपाधि आपकी वैलिड मानी जाती है, और वो था हुमायूं। ठीक है, तो इस आधार पर यह प्रश्न गलत होना चाहिए और यह प्रश्न आपका रॉन्ग आंसर होना चाहिए। हालांकि आयोग ने इसे सही माना है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो कि सेंसस का एक बहुत बेसिक प्रश्न पूछा गया, मतलब 2011 की जनगणना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या, फिर उसके बाद बिहार हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहां पे रिपोर्ट मैचिंग करने के लिए दी गई है, जैसे मानव विकास रिपोर्ट, भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो तो आपको पता होगा यूएनडीपी जारी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईएमएफ जारी करेगा ये, ठीक है। कौन जारी करेगा? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कौन जारी करता है? ये आपका अंकटाड जारी करता है, यूएनसीटीएडी, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड ऑन डेवलपमेंट। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इमिशन गैप रिपोर्ट, ये आपका यूनेप जारी करेगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये सारे के सारे हम लोग जब सूचकांक पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स में, तो वहां पे हमने केवल नंबरिंग याद कर रखी थी, क्योंकि अक्सर पूछा था भारत का क्या स्टेटस है और कौन जारी करता है। तो इस बार इसने ये प्रश्न पूछ लिया, तो यह भी सही है। यहां पे आप देखेंगे, चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि दिखे आपको पूरा पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सबसे पहले से लेकर आखिरी तक बैठाना है। तो भैया सबसे पहले आप देखोगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी क्या? नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना देखो 2000 में स्थापित हुई। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये आपका 1995 में आता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये अक्टूबर 1993 में आता है। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये 2001 में आता है। तो इस आधार पे आप इसको सेट करोगे तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे किताबों के बारे में दिया हुआ है कि कौन किसकी किताब है। देखो सभी लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता था कि एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक भी होते हैं। लेकिन जैसे ही आयोग ने सभी जगह 4 ऑप्शन दिए तो मैक्सिमम बच्चों ने इस प्रश्न को छोड़ दिया, क्योंकि इकोनॉमी में यार जिसने ग्रेजुएशन या पीजी किया होगा उसे तो कुछ बुकें याद होंगी, अदरवाइज ये राइटर भी हमें याद नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी मिलान किया गया है कि मिर्डाल की इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स, हिर्समैन की द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काल्डर की द स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, एंड एडम स्मिथ की। हम लोग बहुत करते हैं एडम स्मिथ के साथ कीन्स की याद कर लेते हैं, ठीक है, कीन्स की याद कर लेते हैं, बाकी और सबकी याद थोड़े करते हैं। इन्हीं सब वजहों से ही पेपर टफ होता गया है। अगला प्रश्न है कि इकोलॉजिकल नीचे, जिसे हम लोग पारिस्थितिकी निकेत के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए प्रबल प्रजातियां विस्तृत और व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं, बिल्कुल जो ज्यादा शक्तिशाली होती हैं वो पूरी की पूरी अपना कब्जा कर लेती हैं पारिस्थितिकी निकेत में। यदि पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या होगी। बिल्कुल, अगर जब सभी संसाधन आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जनसंख्या भी अच्छी खासी ग्रो करेगी। फिर इसी चीज को निगेटिव करके पूछ लिया कि यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो क्या प्रजातियों की संख्या कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं सर, प्रजातियों की संख्या बढ़ेगी। जितना अधिक सप्लाई मिलेगा, जितना अधिक फेवरेबल कंडीशन होगा, उतना ही अधिक प्रजातियों की संख्या ग्रो करेगी। तो ये वाला गलत था स्टेटमेंट। और यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। बिल्कुल, अगर किसी भी जगह पे आप किसी भी प्रोडक्शन का समान वितरण कर रहे हो तो कोई भी प्रजाति होगी उसका प्रभुत्व जो होता है न्यूनतम हो जाएगा, स्पेशली एकल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाना चाहूं, मान लेते हैं कि अगर सरकार ने कहा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि 10-10 रुपए दूंगा। कितना दूंगा? 10-10 रुपए। और एक घर में मान लो 5 लोग हैं तो जाहिर सी बात है इनको कितना मिल गया? 50 रुपए। और एक घर में वहीं पे 2 ही लोग हैं तो इनको कितना मिलेगा? 20 रुपए। ये नहीं कहेंगे भैया कि फलाने परिवार को 50 मिला, हमारे को 20 मिला। सरकार ने कहा कि हम एक इंडिविजुअली व्यक्ति को देंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई ऐसी प्रजाति जो एकल या 2 लोग रह रहे हैं तो इनका प्रभुत्व न्यूनतम हो जाएगा, अर्थात इनको पैसे कम मिलेंगे। तो इस आधार पर यह प्रश्न था।
आगे देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है यहाँ पे, जयमंडल रिजर्व मिलाना है। जैसे अगर आप देखोगे सिमलीपाल आपका कहाँ पे भैया, उड़ीसा में है। नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में है। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है, केरल में है। मानस कहाँ पे है, आसाम में है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, बिल्कुल आसान। यहां पर देखिए, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति नहीं हैं या कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी आप पैथोलॉजी का काम कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें ईमानदारी नहीं रखेंगे, कोई भी डाटा गलत रख रहे हैं या कोई भी जो है कि इंफॉर्मेशन गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी आपका गलत आएगा। क्योंकि 2+2 = 4 ही होता है। अब मैं 2+1 बराबर सोचूं कि 4 आ जाए, तो बिल्कुल नहीं। अर्थात ईमानदारी बहुत जरूरी है और ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक आदर्शों पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां सही है। और ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उच्च से निचले क्रम में पौधों का, प्रजातियों का पूछे चाहे मेंस का पूछे, तो किसी भी चीज का पहले साम्राज्य शुरू होता है, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर जीनस, और लास्ट में आता है आपका जीन से बनने वाली स्पीसीज। तो याद रख लो, किंगडम से शुरू होता है, स्पीसीज तक जाके खत्म होता है। तो ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपके समीक्षा अधिकारी में आने की संभावना भी रखते हैं और आपको आइडिया दिया जा रहा है कि किस तरीके के प्रश्नों को आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे बहुत डिटेल पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे बस आप कोटा पूर्ति कर सकते हो, फॉर एग्जांपल साइंस, पॉलिटी। ठीक है, तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी यहां से। आज जस्टिस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। बिल्कुल, और साथ ही साथ इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो, जस्टिस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 20 नवंबर 1916 को हुई थी, CN मुदलियार जी के द्वारा किया गया था। ये इन्होंने समाज को क्या किया कि ब्राह्मण और साथ ही साथ गैर ब्राह्मण के रूप में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी पार्टी है। उसमें आप नेहरू जी को देख लीजिए, ठीक है, और आप मोतीलाल नेहरू जी को देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी को देख लीजिए और मदन मोहन मालवीय जी को देखिए। मैक्सिमम लोग ब्राह्मण जाति से थे, इसलिए इनको लगा कि ये ब्राह्मणवादी है, तो हम गैर ब्राह्मणों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन लेंगे, जिस तरीके से मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए दिया गया था। तो दोनों बातें यहाँ पे सही थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर देखो, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का जो गठन है दोस्तों 1927 में नहीं हुआ था, बल्कि 1 नवंबर 1925 को हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इस पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करते रहें और जिसमें इसको अधिकाधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। देखो, 1885 में जब कांग्रेस गठित हुई थी तब उसका स्कोप या वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन 1900 के बाद लगभग कांग्रेस ही पूरी की पूरी आंदोलन में छाई रहती है, चाहे वो गांधी जी के नेतृत्व में हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हो, चाहे फिर वो मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में या अबुल कलाम आजाद जी के नेतृत्व में हो, लेकिन कांग्रेस ही सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल था जो डायरेक्टली मुस्लिम लीग को टक्कर दे रहा था। तो ऐसे में जो श्रमिकों का दल था उसने सोचा हम क्यों ना कांग्रेस के अंतर्गत काम करते रहेंगे और अपना जो है कि एक वर्चस्व भी स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत काम भी किया, 1925 से लेकर 1929 तक काम भी किया था और 1925 में इन्होंने गठन भी किया था। तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। बिल्कुल आयोग ने ठीक किया है। यहां पर दोस्तों एक प्रश्न ये भी है जो मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत जगह बुक में ढूंढा, गूगल पे ढूंढा, गवर्नमेंट वेबसाइट पे ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला, इवन कि एनसीईआरटी में भी नहीं मिला। आपको अगर मिलेगा तो जरूर बताइएगा। यहां पे आप देखोगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने की थी? दादाभाई नौरोजी साहब ने की थी, जो लंदन में की गई थी, जहां पे लंदन वासियों या ब्रिटेन वासियों को यह परिचित कराना था कि आपकी ब्रिटिश सरकार आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है लेकिन भारत में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। फिर इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, 1872 में आनंद मोहन बोस जी ने की थी और इंडियन एसोसिएशन में 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने मिलकर की थी और इसी इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप कई जगह गूगल पे विजिट करोगे या गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो यहां पे नेशनल इंडियन एसोसिएशन को ही इंडियन एसोसिएशन के रूप में जाना जा रहा है और इसकी भी स्थापना 1876 ही दिखाया जा रहा है। और अगर इस आधार पे आप देखोगे तो आयोग का आंसर गलत है, क्योंकि आयोग 1, 2, 3, 4 मान रहा है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली इस संस्था की स्थापना 1866 से लेकर 72 के बीच में हुई है, इन्हीं 6 सालों में हुई है, लेकिन वो कोई भी टर्म्स मुझे नहीं मिली। हो सकता है मेरे पास रिसोर्स की कमी हो या जो भी है, हो सकता है आप में से कोई ऐसा एस्पिरेंट हो जो बेहतर जानता होगा इस चीज को, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि और भी एस्पिरेंट का ये डाउट क्लियर हो सके।
आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न तो सीधा सीधा गलत किया गया, इस पे तो जाहिर सी बात है कि आयोग को आंसर अपना बदलना है, क्योंकि आंसर होगा इसका 4123। भाई शाही भारतीय नौसेना विद्रोह जो कि तलवार नाम का एक जहाज था, ठीक है, ये फरवरी 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन की घोषणा मार्च 1946 में हुई। अंतरिम सरकार की गठन सितंबर 1946 में। और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का जो दिल्ली में आगमन हुआ था जनवरी 1946 में हुआ था। तो सबसे पहले ये घटना होगी 4, फिर उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, तो न कि ये। तो आयोग को तो ये क्वेश्चन बदलना ही बदलना है। आगे देखते हैं सहमति आयु अधिनियम 1891 के बारे में। देखिए यह बंबई के पारसी जो सुधारक हैं बहराम जी मालाबारी, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम को बंगाल बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन किया था, तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये भी आंसर सही हो जाएगा आयोग का। नेक्स्ट है, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोधों का सामना करना पड़ा था। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। देखो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है मराठा साम्राज्य। देखो शिवाजी ने जो मराठा साम्राज्य को अलग किया, पहले वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये साम्राज्य बीजापुर के सामंत के ही रूप में रहता था। बड़े बड़े देशमुख जो होते थे, उनमें जब देशमुख के रूप में एक शिवाजी बाहर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो कहीं ना कहीं बीजापुर के सामंत नहीं बनेंगे, हम अपना एक अलग मराठा साम्राज्य स्थापित करेंगे। और इसीलिए इन्हें जो है कि बहुत सारे देशमुखों का विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हम बीजापुर से अलग हो जाए। आगे देखिएगा, एक इस प्रश्न को लेके दोस्तों बहुत डिबेट हो रही है, एक इस प्रश्न को भी लेके। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई। इस प्रश्न में कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि हाल ही की बात है या करंट अफेयर्स की बात है, बिल्कुल नहीं। अगर आप बेसिक तौर पे जानते होंगे, ज्योग्राफी में एनवायरमेंट में आपने कोरल रीफ के बारे में अगर डिटेल से पढ़ा होगा, तो ये भी जानते होंगे कि लगभग इनको 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। उससे ज्यादा अगर तापमान रहेगा तो ये मर जाएंगे, या उससे कम तापमान रहेगा तो ये मर जाएंगे। और आप एक बेसिक जानकारी रखो, देखो ये कॉन्सेप्ट पे आधारित है, एक डायरेक्ट प्रश्न नहीं है ये। 0 डिग्री के आसपास जो ये हिंद महासागर फैला हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पे तापमान ज्यादा है, लेकिन जो हमारा अंडमान निकोबार का क्षेत्र है जो 8 डिग्री से शुरू होता है, वहां पर भी लगभग जो तापमान पाया जाता है 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इसके पीछे एक और रीजन बता दूं, कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर आपने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को पढ़ा होगा, उसकी जो आदर्श दशाएं होती हैं कि चक्रवात बनने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि समुद्री तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक होना चाहिए। तो जाहिर सी बात नहीं दिख रही आपको कॉन्ट्राडिक्शन, कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आपका 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान का था, इसीलिए चक्रवात आ सकते थे। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कोरल रीफ जो है कि मृत्यु हो जाएगी उनकी, क्योंकि वो 25-26 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जीवित रह सकती हैं। तो दोनों ही बातें आपके सामने मैंने समझा दी। ये तापमान चाहिए चक्रवात आने के लिए, और लगातार बंगाल की खाड़ी में कई बार चक्रवात आए, और ये तापमान चाहिए मैक्सिमम प्रवालों को जिंदा रहने के लिए। तो चक्रवात आ रहा है, इसका मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान था। तो यही चीज कहा गया, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। देखो कॉन्सेप्ट की अगर जानकारी नहीं है, तो जो आपने लगाया है और आयोग ने अगर उसे गलत ठहरा दिया है, तो आपको लगेगा नहीं आयोग गलत करा है। अब ये आपने कहा भारी सागरीय प्रदूषण, आप देखो ना, क्या भारी सागरीय प्रदूषण अभी हुआ है? हमेशा होता है। सबसे अधिक तो आपको देखोगे यूरोपीय क्षेत्र से जो व्यापार होता है, अरेबियन क्षेत्रों से जो व्यापार होता है, वहां पे सबसे अधिक प्रदूषण देखने को मिलेगा अरब सागर में। हम लोग इंडोनेशिया वगैरह से भी अगर करते हैं, मलाया सुमात्रा की तरफ से, तो भी मिलेगा। कोई आज नई घटना नहीं थी, पहले से सागरीय प्रदूषण है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का एक इंपैक्ट है और यही कारण बना है। समझ में आ गई बात? चलो, और एक प्रश्न है ये अशोक के संदर्भ में। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद पुस्तक से ली है, और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है। तो दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया, यहाँ ये पूछ रहा है। तो देखो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद होगा, 154 में कार्यकारी अधिकार होंगे, 155 में राज्यपाल को हटाने की बात नहीं की गई है, बल्कि राज्यपाल को हटाने के लिए जो बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 159 में की गई है, और 156 में उसके टर्म्स रहेंगे। सॉरी यहाँ पे ध्यान देना कि जो हटाने की बात है वो तो इसी में रहेगी। 159 में शपथ कही गई है दोस्तों, ध्यान देना, राज्यपाल की शपथ की बात है।
आगे यहाँ पे प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। राष्ट्रपति संसद के किसी भी संसद सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सदस्य भी हो जाएगा, नहीं, तो सदस्य नहीं होता है। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, ये दोनों बातें यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने की शक्ति किसके पास है? तो भैया लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास है। बाकी राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश के मामले का प्रयोग करके कभी भी वो संवैधानिक संशोधन नहीं ला सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट हो रहा था कि सर अध्यादेश से वो कानून बना सकता है तो संशोधन क्यों नहीं कर सकता? तो वो कभी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयुक्त के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना, बिल्कुल नहीं भैया। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में वो निर्वाचन नहीं कराता, वो तो एक सांसद के रूप में कराता है लोकसभा और राज्यसभा के नाम से। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में चुने हुए सांसद आपस में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। नगर पालिका और नगर निगम का राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और उपर्युक्त निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों, ध्यान देना, सभी संदेहों और विवादों का निर्णय ये नहीं करता, निर्णय करता राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, सलाह जरूर लेता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, सलाह जरूर लेता है, लेकिन निर्णय राष्ट्रपति करता है, ये निर्णय नहीं करता है। तो इसलिए डी हो जाएगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं दोस्तों, जो आरओ में भी आप लोग कर सकते हो, तो इसीलिए ध्यान देना। इसीलिए मैं हर एक चीज को, हालांकि कल तो मैंने 4-5 प्रश्न बताए थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों डिटेल एक इस पे वीडियो लाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि कहां कहां से प्रश्न बने और कैसे आपने गलत कर दिए, किस अप्रोच को लगाने के बाद आपके गलत हुए हैं, ये चीजें हैं। आगे देखिए, जीवीके राव समिति। आप इस समिति के बारे में जब भी पढ़ोगे तो इसने जो प्लानिंग की रिपोर्ट दी थी वो दी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग होनी चाहिए, न कि ब्लॉक स्तर पे। तो इस हिसाब से देखो ये प्रश्न गलत होना चाहिए। अब यहाँ पे संथानम समिति की बात करें तो एक लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर इसमें ईयर नहीं पूछा गया, इसलिए यही सही होगा। अरे भाई 1962 में जो है कि ये 1962 में ये देखोगे तो इसको गठित किया गया। इसकी जो मेन सिफारिश थी सीवीसी का गठन किया गया इससे, और साथ ही साथ इसने विभिन्न राज्यों में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके लिए भी वित्तीय सुझाव दिए थे। हो सकता है कि आयोग ने इस आधार पर माना हो कि इसके जो वित्तीय सुझाव थे पंचायती राज से संबंधित उसको एक्सेप्ट न किया गया हो, इस आधार पर आयोग ने इसको गलत मान लिया कि भाई जो एक्सेप्ट नहीं हुआ उस सुझाव का हम क्या वैल्यू करेंगे। सीवीसी के आधार पर इसने आयोग ने गलत किया है। जबकि जीवीके राव में प्रखंड स्तर पर मुझे कहीं नहीं मिला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही वो कहते हैं प्लानिंग की बात। आगे भैया ये भी प्रश्न है बायोटिक सक्सेशन के बारे में, तो इसमें तो भैया प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर से, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, और साथ ही साथ निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उतनी ही अधिक होगी जितनी अधिक क्या होगा, जितना अधिक वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण। तो ये भी सही है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि एक जगह एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, एक जगह रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं होता है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की जा रही है। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने ज्योग्राफी तपस्या नोट्स के अंतर्गत पढ़ाए हैं, मैं उसमें बताऊंगा अलग से एक वीडियो बना के। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित? तो भैया पिक्नोक्लाइन सही है। सागरी जल घनत्व, तो अब किसी का कमेंट आया था कि सर इसमें इकोक्लाइन भी गलत है। अरे इकोक्लाइन तो आपकी जैव विविधता के संबंध में अध्ययन करने के लिए होता है कि भूमि का एक ऐसा क्षेत्र जहां पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, पौधे, स्पीसीज पाई जाती हैं, उनकी विविधताओं का अध्ययन करते हैं। तो आयोग ने डायरेक्ट एक बड़ा शब्द दे दिया जैव विविधता, अब इसमें सारा समा जाएगा, लेकिन ये पिक्नोक्लाइन सही है बिल्कुल। फिर यहां पर अगर आप देखो, जैसे पौधशाला रोपण की बात करेंगे तो सावर की बात हो गई। क्रायोफाइट स्टेपी की बात करेंगे तो ये आपका आर्कटिक टुंड्रा हो गई। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र की बात करेंगे तो एडोल्फ हैंगलर हो गई। पुस्ताज घास का मैदान हो गया हंगरी। अब इसको बनाने के लिए आपको एक तो घास के मैदान जो पुस्ताज है इससे ले सकते थे, अदरवाइज आप इसमें क्रायोफाइट स्टेपी की बात हो रही। क्रायोफाइट में जो मुख्य रूप से कौन आते हैं, जैसे लाइकेंस हो गए, मॉस हो गए, ये सभी, और ये सभी ऐसे क्षेत्रों में पनपते जहां पे आर्कटिक या टुंड्रा वाले क्षेत्र हैं। इन दो को बेस बना के आप आंसर को निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम संयंत्र कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैया मूरी सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये झारखंड में होता है, बाकी सभी सुमेलित है। फिर यहां पे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान, तो पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं होता, ये तो हिमाचल प्रदेश में होता है। अब यहां पे एक प्रश्न है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, बिल्कुल, ये दोनों बातें सही हैं, और इसी वजह से लगातार टकराहट होने से फोल्डेड माउंटेन जो बनते हैं हमारे नवीन वलित मोड़दार पर्वत, उस वजह से इनकी हाइट बढ़ रही है, तो ये व्याख्या भी कर रहे हैं। ये प्रश्न भी मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है।
आगे देखते हैं यहाँ पे कोयला भंडार और राज्य। तो देखिए हुतर अगर आपको नहीं पता, इब नदी तो पता होगी, ईब नदी तो भैया आपको पता होना चाहिए था, तो ये ओडिशा हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी है। ताता पानी आपको पता होना चाहिए था, ताता पानी कहाँ पे है ये, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। और उमरिया आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश, तो हुतर आपको झारखंड में मिल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे नहरें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी इसने परेशान किया, काफी बच्चों के कमेंट आए थे। देखो गुड़गांव नहर से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते थे, 50-50% पे आ जाते हैं एलिमिनेट करके। गुड़गांव आपका हरियाणा पड़ता है और हरियाणा के तट पे यमुना नहर बहती है, तो अर्थात सी के दो आप ऑप्शन देखोगे, सी का 2 अगर आप देखोगे तो केवल आपको 2 जगह मिल रहा है, यानी आप एलिमिनेट कर चुके हैं कि ए और बी तो नहीं होगा, सी और डी में से होगा। सरहिंद अगर आपको याद होगा तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में होता है, तो ये आपका सतलज हो गया, तो यहां से भी आप इसे निकाल सकते थे। चलो आगे देख लेते हैं। अब एक इस पे भी लेके बहुत लोगों को परेशान देखने को मिली है, क्योंकि देखो जो भी आप लोगों ने कल की वीडियोस पे लगभग 400 से अधिक कमेंट किया। अब देखो सबके मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकता, हालांकि वो वीडियो जो है कि मैंने 10 ही मिनट की बनाई थी, उसका मेन पर्पस था कि आप लोग ये समझ पाओ कि कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन उनमें जो 400 कमेंट आई, मैं सारी कमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने क्यों ना सोचा कि भाई सारे क्वेश्चन जो आपके डाउटफुल हो रहे हैं, कि आपको लग रहा है सर हमने सही किया था लेकिन आयोग ने गलत कर दिया, उनकी पूरी ऑथेंटिक डिटेल जानकारी के साथ मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये मान के चलो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आयोग भी कोई दोबारा जो है कि आंसर की जारी नहीं करेगा, ना ही उसे सही करेगा। आप अपने हिसाब से इमोशनल होकर सोच रहे हो मैंने सही किया तो सही होना चाहिए, ये नहीं होता है। तरीका आप ढूंढिए और वो तरीका मैं आपको दे रहा हूं। देखिए एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, जहां पे अमन, बोरो और औंस, ये तीनों की चावल उत्पादन में जो बिहार का योगदान है 15.7% नहीं, क्योंकि ये योगदान आपके वेस्ट बंगाल का है मुख्य रूप से। यहां पे 6.5% होता है बिहार का, तो ये वाला सही हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर ये उत्तर प्रदेश वाला गलत है, ऐसा नहीं है। चावल उत्पादन के अंतर्गत जितना भी क्षेत्रफल आता है सबसे अधिक 5.86 मिलियन हेक्टेयर उत्तर प्रदेश का आता है, दूसरे नंबर पे आता है 5.40 के आसपास वेस्ट बंगाल। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डाटा दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आपको चेक करना आना चाहिए कि कौन से पोर्टल पे जाए, कहां पे ये वेबसाइट मिलेगी, कहां पे जो है कि एग्रीकल्चर की रिपोर्ट्स मिलेंगी। लेकिन इतना तामझाम होता ना इसमें कि आपको लगेगा यार कितना जो है कि इरिटेटिंग काम है, छोड़ो। तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इस काम को। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी रिपोर्ट वगैरह कोई फैक्ट चेक करो तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करो, पता होना चाहिए कि किस विभाग से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट आप देखोगे कपास के बारे में, तो भैया कपास मुख्यतः खरीफ फसल होती है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा जो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे देखोगे तो कहीं कहीं आपको 50 से 100 भी मिल जाए, लेकिन स्टार्टिंग तो 50 से है ना, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट से एक इस प्रश्न को लेके बहुत डिबेट हो रहा है, बिल्कुल ये प्रश्न सही है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। देखो लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, और लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण से, पूरब से, उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या इसकी नहीं होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि क्या काली मृदा को घेर लेने से ही लाल मृदा बहुत बड़ी हो जाएगी क्या? तो यानी ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों बातें सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सबसे बड़ी वेबसाइट है और इसने भारतीय मृदा को 8 समूह में वर्गीकृत किया, जिसने खुद लिखा है अपनी वेबसाइट पे कि जलोढ़क मृदा जो भारत में वो 43% है, लाल मृदा आपकी 18.5% है, काली मृदा आपकी 15% है, ये 13 नंबर पे आती है, मतलब तीसरे नंबर पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर ब्लैक सॉइल सेकंड नंबर पे आती है। तो गवर्नमेंट का डेटा जब वही है तो आयोग भी तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से सही करेगा ना, आपके कहने से थोड़े कर देगा। और लाल मृदा का विस्तार मैं आपको बता दूं तो पूरे दक्षिण भारत में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, केरल में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, पूर्वी भारत में भी, ओडिशा, तेलंगाना में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मिल जाएगा इसका विस्तार। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि लाल मृदा का जो सबसे अधिक विस्तार होता है वो ऐसे क्षेत्रों में, इसलिए 18.5 के साथ सेकंड नंबर पे आती है। और यहां पे प्रश्न भी यही पूछा गया है कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह में आती है, बिल्कुल सही है, कोई रॉन्ग नहीं है। आगे यहाँ पे देखो शहर का नाम है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको इसमें बस अपना कॉमन सेंस लगाना था। कांचीपुरम के बारे में आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा, मंदिर वगैरह के बारे में। जैसलमेर आपने पढ़ा होगा मध्यकाल में। कोडाईनाल की अगर मैं बात करूं तो औपनिवेशिक काल में पढ़ा होगा। भिलाई की बात करें तो इसी से लगा लेते, स्वतंत्रता के बाद इसमें जो है कि कारखाने जो लगे थे। फिर यहाँ पे आम्र वर्षा हो गई तो भैया लू से निकाल लो, लू आपकी कहाँ होती है? पंजाब, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में होती है। इसी हिसाब से आप आम्र वर्षा देखोगे तो केरल हो जाएगा। फूलों वाली बौछार जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सॉरी, फूलों वाली
ये तो आपका जो है कि 1 मिनट, हाँ फूलों वाली जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तटीय कर्नाटकी जो क्षेत्र होता है चेरी ब्लॉसम। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोबारा बताया तो मैं। देखिए लू का जो होगा ये आपका हो जाएगा पंजाब से बिहार तक का, ठीक है। आम्र वर्षा होती है दोस्तों चेरी ब्लॉसम जो कर्नाटक में जानी थी चेरी ब्लॉसम, ठीक है। और फूलों वाली जो बौछार होती है ये आपका केरल हो जाएगा और काल बैसाखी आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कौन सी सही राजधानी सुमेलित नहीं है, तो म्यांमार की भी सही है। इथोपिया की खार्तूम नहीं है, ठीक है, ये सूडान की होती है। किसकी राजधानी होती है? सूडान की। और याद होना चाहिए 2023 के प्रीलिम्स में भी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था ये प्रश्न। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की बात कर रहा है, यह केंद्रीय और पश्चिमी यूपी में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता 140% लगभग है, ये भी सही है, दोनों सही है। फिर यहाँ पे ये तो मतलब आप ऐसे ही देख लो, इसका कुछ खास नहीं था, ऐसा प्रश्न तो करना भी नहीं था। एक प्रश्न को लेके बहुत डिबेट हो रहा है इसको, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, बिल्कुल। जूट की खेती सबसे अधिक अपने पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश में होती है। बांग्लादेश भी तो कभी ना कभी भारत का हिस्सा था, तो है तो विशुद्ध पौधा, यानी भारत का ही देशज पौधा है। इसमें लोगों को लग रहा है कि जूट तो सर जायद की फसल है, बहुत सारे लोग कमेंट मैंने पढ़े हैं, अब सबको रिप्लाई मैं नहीं दे सकता ना, तो एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। आप एनसीईआरटी में अगर जाओगे, ये देखो मैंने लिखा है एनसीईआरटी बुक समकालीन भारत 2, आप पढ़ोगे ज्योग्राफी की, तो वहां पे कृषि नाम का चैप्टर है जिसमें देखोगे कि जूट की फसल को खरीफ फसल के रूप में कहा गया है। और यहां देखो ना, फरवरी से लेकर जून तक में बोने की बात करा, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। जूट की कई प्रजातियां होती है, जैसे व्हाइट जूट होता है, ब्राउन जूट होता है, तो अलग अलग जो है कि खेती होती है अलग अलग समय पे। क्लियर है? देखो इस तरीके से मैं ऑथेंटिक फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाना है कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 से 3 4 प्रश्न ऐसे मिले हैं, 5-6 प्रश्न भी कह दूं तो कोई गलत नहीं है, 4-5 प्रश्न जहां पे डाउट है, आयोग को चेंज करना चाहिए या डिलीट करना चाहिए क्वेश्चन। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये अगर 4-5 क्वेश्चन से आपका प्रीलिम्स मार्जिन डिफेक्ट हो रहा है या प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। मैं आपको ऑथेंटिक चीजें लाके प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख रहे होगे अपनी नॉलेज को तो अच्छी बातें रख रहे हो, लेकिन इधर उधर से जो जानकारी मिली और उतना जो है कि अपना प्रेजेंट कर दिया। अब यहां पे देखो, ये तो भैया मुझे भी नहीं आ रहा था, ये तो मुझे भी नहीं आया, तो मैंने देखा देवड़ भट्ट की रचना हो गई स्मृति चंद्रिका, हेमाद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि और मध्वाचार्य की पाराशर माधव, बल्लाल सेन की दान सागर हो गई। आगे देख लेते हैं। उत्तर भारत पे तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यह भी सही थी, इसीलिए तुर्की आक्रमण सफल भी हो पाया, तो व्याख्या भी सही करता है ये। फिर यहाँ पे इसको लेके भी डाउट है, और हालांकि ये प्रश्न ही गलत है, मतलब प्रश्न तो गलत नहीं है, इसका आंसर हो जाना चाहिए बी, ना तो पहला सही ना दूसरा, क्योंकि आयोग ने कब पेपर टाइप किया या कब पेपर छापा ये उसकी कॉन्फिडेंशियल बात है। हम तो एग्जाम जिस दिन हुआ है उससे पहले की घटना को लेकर हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में ये जो वर्ड लगा है ना, यही डिबेटेबल हो जाएगा, क्योंकि हाल का मतलब होता है 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 1 साल नहीं। क्योंकि दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल आपका नवंबर 2023 में हुआ था, गवर्नमेंट की पीआईबी रिपोर्ट पे जाके देख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट देखनी चाहिए, आप ऐसे ही डाल देना सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल पीआईबी रिपोर्ट, तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला अभी आयोजित हो चुका है, अगस्त 2024 में हो चुका है, 3 अगस्त 2024 में हुआ है। तो इस आधार पे आप देखोगे, और हमने पेपर कब दिया? 22 दिसंबर को, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने का गैप है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब हो गया इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देश होते हैं, बिल्कुल नहीं। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है 0 डिग्री के नीचे वाले देश, चाहे उसमें एशियाई देशों को कह लो, अफ्रीकी देशों को कह लो, साउथ अमेरिकी देशों को कह लो, ये सभी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, विकसित कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आईपीसीसी के बारे में पूछ रहा है, आईपीसीसी। तो यहाँ देखो, क्रमिक और सीमित कटौती के लिए नहीं कह रहा था, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती करते रहनी पड़ेगी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही है। फिर यहाँ पे अनाज उपज, इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो इल्ड बोला जाता है। इल्ड का मतलब होता है कि न्यून, लिमिटेड क्षेत्र में, तो इसका मतलब होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में उत्पादन अगर अधिक से अधिक हो रहा है तो उसी को कहा जाता है इल्ड। इल्ड यानी कि टोटल प्रोडक्शन नहीं होता है, टोटल प्रोडक्शन कभी नहीं समझना है। इल्ड का मतलब होता है कि एक लिमिटेड क्षेत्र में आपकी अगर क्षमता उत्पादन की बढ़ती जा रही है तो उसी को कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। और ये जुलाई से सितंबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जुलाई सितंबर 2020 के बीच में बेरोजगारी दर, भाई गवर्नमेंट तो लगातार कह रही है कि हमारी तो बेरोजगारी दर घट रही है, तो स्थिर कहाँ है, ये तो घट रही है, बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ, मल्टीपर्पस मतलब कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है ये कौन जारी करता है। तो आप देखो कि इस पे भी एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये गलत है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास जो पहल होती है OPHI, ओफी होता है, और UNDP के सहयोग से इसको तैयार करके पब्लिश किया था। तो ये भी क्वेश्चन सही है। 51 में देखिए, सतत विकास की धारणा को बर्टलैंड रिपोर्ट ने लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही। बर्टलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी और इसी रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, यानी हमारा साझा भविष्य। जबकि विकास की सीमा, जिसको हम कहते हैं लिमिट टू ग्रोथ, ये 1972 में आई थी। तो इस आधार पर ये गलत है। फिर यहाँ पे दिवस पूछ लिए दोस्तों, विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल, विश्व थायराइड दिवस 25 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। हालांकि इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो टेलीग्राम से, क्योंकि ये जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं, जो आप इसको देख भी सकते हो, अपने समीक्षा अधिकारी के लिए भी काम आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पुरस्कार जो करंट अफेयर, जैसे गोपी थोटाकुरा की बात करेंगे तो ये पहले भारतीय मतलब कि पर्यटक, अंतरिक्ष पर्यटक हैं। दीपा कर्माकर जो कि पहली जिम्नास्ट है गोल्ड मेडल जीतने वाली, ये सब चीज थी। और ये भी दोस्तों, इसको भी लेके कई लोग परेशान हैं। ये भी जो है कि आप डिटेल से जरा जाइए, कमर्शियल ट्रेड जो मिनिस्ट्री है आपकी, उस पे जाइए आप। तो यहां पर आप जब उसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। ये तो मैंने आपको बताया भी था कि भारत में जितनी भी FDI आती है उसमें अकेले 11% का योगदान सिंगापुर करता है। लेकिन यहां पर लोगों को डाउट हो रहा है कि सर सिंगापुर मॉरिशस से कैसे कनेक्ट हो गया। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है, बिल्कुल। और यही वजह है कि FDI के रूप में सिंगापुर ने भी जब ये देखा कि ये ट्रीटी ऐसी है जो और भी देशों के लिए बेनिफिशियल है, तो भारत में सिंगापुर ने भी क्या किया, इस ट्रीटी को फॉलो करते हुए ही सबसे अधिक FDI करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट है। तो ये दोनों बातें सही, और ये व्याख्या कर रहा है FDI क्यों सिंगापुर सबसे अधिक कर रहा है, क्योंकि इस संधि के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्लॉज लिखे गए हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सिंगापुर को। R21 मैट्रिक्स ये मलेरिया की दवा है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट भारत की तरफ से, और जेनर इंस्टीट्यूट आपका जो ऑक्सफोर्ड जेनर वाला था वो यूके का था। इन दोनों ने मिलकर किया। फिर यहाँ पे कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के बारे में तो अनसुईया सेन गुप्ता हैं, जो कि अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में जीता था इन्होंने। फिर रुद्रम M2 की बात करेंगे तो दोस्तों हवा से हवा नहीं बल्कि हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और इसका जो रुद्रम फर्स्ट का किया गया था, ध्यान देना कि रुद्रम फर्स्ट का किया गया था राजस्थान से, लेकिन सेकंड वाले का ओडिशा से परीक्षण हुआ है। तो इसलिए दोनों ही गलत हो गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया, राजस्थान समझ के सही कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख है, देश है, इसको आप लगा सकते थे लुआंग कुआंग के नाम से। ऐसे नाम कहाँ पे मिलेंगे, वियतनाम जैसे क्षेत्रों में मिलेंगे। और B का 2 जैसे ही लगाओगे तो आपको एकदम से ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है, तो ट्रैपो के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष या जीवाश्म मिलते हैं, तो अच्छा नहीं है, मध्यवर्ती में नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक इसको भी लेके डाउट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज हवाएं हैं, तेज प्रवाही हवाएं हैं, और जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से लेके 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किसी ने बहुत डिटेल से इस पे एक्सप्लेनेशन दिया था, मुझे याद है, मैंने कमेंट करता हूँ, सभी का पढ़ रहा हूँ। किसी ने बताया कि एक जापानी मतलब कि एरोप्लेन चलाने वाले फाइटर थे, जापानी जो है कि पायलट थे, और उन्होंने जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है कि इसकी खोज की थी, और इसलिए पूर्वी जेट स्ट्रीम। बात उनकी आधी सही है, पूरी सही नहीं है। उन्होंने क्या सोचा कि जापान से शुरू हुआ है, तो ये जापानी था तो उसने खोजी है, यानी कि पूर्वी हो गई। यही गलती की है, खोजी जरूर है जापानी फाइटर में सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का मतलब होता है कि पश्चिम से चलने वाली, क्योंकि लड़ाकू जहाज जो थे, जो फाइटर प्लेन थे, उनको इन हवाओं के माध्यम से कम फ्यूल खर्च करके ज्यादा अच्छी उत्पादक क्षमता मिल रही थी, यानी कि ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी मिल रही थी। तो ये जो हवाएं थी वो पश्चिमी दिशा से चल रही थी पूरब की ओर। ठीक है, एज लाइक एग्जांपल के तौर पे आपको अगर यूएस से यूके आना है, यानी कि ब्रिटेन जाना है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। फिर यहाँ पे ये पर्वत दिए हुए हैं, जैसे स्पेन और फ्रांस के बीच में अगर आप देखोगे तो पिरनीज पर्वत मिलेगा, स्विट्जरलैंड में आपको आल्प्स पर्वत मिल जाएगा, बुल्गारिया में बाल्कन मिलेगा, इटली में आपको एपेनाइन मिल जाएगा। ये सभी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो एटलस मैपिंग थी उसमें कराया था। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर, इसको क्या कहेंगे भैया, स्थलीय जीव ही तो कहेंगे, स्थलीय निवासी करेंगे, टेरेस्ट्रियल। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, यानी कि जिसको कहते हैं छोटा मगज है, तो ये पिवटल जोड़ हो गया। फिर एक
कैंडिडेट का कमेंट इसमें भी था कि सर रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब आते हैं। तो दोस्तों रोगाणु का मतलब होता है पैथोजन से, रोगों को पैदा करने वालों को हम रोगाणु कहते हैं। अब इन रोगाणु के अंतर्गत, पैथोजेंस के अंतर्गत वायरस भी आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा, प्रोटोजोआ भी आएगा, फंगस भी आएगा, आर्किया भी आएगा, अलग अलग प्रकार के आएंगे। लेकिन जो मेन फैक्टर, जो परिवार है इनका, वो रोगाणु के नाम से जाना है। दूध किसका उदाहरण है? तो भैया इमल्सीकरण का है। बेकिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला है NaH मतलब NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। CPR क्या होता है? तो कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन होता है। एकमात्र सिरा, यहां पे पहले ही कह दिया, एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, तो इसको पल्मोनरी सिरा कहते हैं। मधुमेह से एक बहुत ही सामान्य विकार होता है जो संबंधित होता है अग्नाशय से, क्योंकि अग्नाशय से जो बीटा इंसुलिन निकलता है इसी से कंट्रोल किया जाता है आपके डायबिटीज को। फिर कोविड-19 का जो वैश्विक विराम हुआ था वो कब हुआ था? क्या पहले फेज में हुआ था? नहीं, दूसरे फेज में हुआ था, सार्स कोविड-2 के नाम से जानते हैं उसे। फिर यहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो ये हो गया डायरेक्ट आपका फॉर्मूला। रामगंगा परियोजनाओं के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो ये बांध की एक्चुअल लंबाई की बात कर रहा है, ये जो है कि मैंने इसको चेक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा फैक्ट है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आयोग इसे मान रहा है। फिर यहां देखते हैं विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। यूएसए, चाइना, जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। बिल्कुल, भारत में लगभग 60% आबादी कृषि पे आधारित है और बहुत बड़ा क्षेत्रफल भारत का कृषि पे आधारित है और कृषि क्षेत्रफल में आता है। अब आपको लगेगा सर यूएसए, चाइना, जापान का मतलब यूएस और चाइना का तो क्षेत्रफल भारत से भी अधिक है, वो टोटल क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन यूएस और चाइना मुख्य रूप से इंडस्ट्री डेवलप है, सर्विस डेवलप है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर उतना डेवलप नहीं है जितना भारत में है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, उष्ण मानसूनी जलवायु होने की वजह से हमारे यहाँ विविध प्रकार की फसल उत्पादित होती है, क्योंकि हमारे यहाँ खरीफ फसल भी देखने को मिलती है, रबी फसल भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमारे यहाँ जायद फसल भी देखने को मिलती है, बागवानी फसल भी देखने को मिलती है। अलग अलग फसलों में जो अलग अलग मौसम, टेम्परेचर की जरूरत होती है, वो सब कुछ जो है कि हमें मिलता है। तो दोनों बातें सही हैं। फिर यहाँ पे ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आपका मिलान करना था। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जैसे आप अगर देखोगे ये टिहरी क्या है? भागीरथी भिलांगना का संगम है। देवप्रयाग क्या? ये आपका अलकनंदा भागीरथी। रुद्रप्रयाग क्या? अलकनंदा मंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर नदी का हो गया, ये हो गया। फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के बारे में, भैया पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने तपस्या नोट्स के अंतर्गत पढ़ाया भी है आपको। फिर पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल 30 से लेके जो 60 तक चलती है पछुआ पवनें वहीं आती है। और वाताग्री वर्षा सबसे अधिक यहाँ पे होती है। कौन सी होती है? वाताग्री वर्षा, जो कि वर्ष भर होती है। अब यहां पे देखो ये मिलान करने के लिए था। देखो पॉन्टिक की बात करोगे तो उत्तरी टर्की वाला क्षेत्र है, जो आपके यूरोप से भी कनेक्ट होता है। जाग्रोस की बात करोगे तो ईरान इराक के बॉर्डर पे है। फिर हिंदू कुश पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। फिर काराकोरम इंडिया में हो जाएगा। इसको भी लेके बहुत सारे बच्चों को भैया परेशानी है, बहुत सारे एस्पिरेंट को, कि सर ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो आपने क्या गलती की पता है क्या है? आपने सिरदारिया के साथ अमूर दारिया को भी समझ दिया, अमूदारिया सिरदारिया, जो कि ये गलत है दोस्तों, आपने गलत पढ़ा। अमूर नदी को अगर आप पढ़ोगे, रूस के अंतर्गत ये नदी होती है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होते हुए ही यहाँ पे गिरती है। ततर की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बीच में ततर की खाड़ी, और ऊपर आपको ओखोटक सी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओखोटक सी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। अमुदारिया नदी नहीं है, अमूर नदी है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने इस प्रश्न को लगाया और ये सोच के कि सिरदारिया अमूरदारिया के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न को आप देखो, अमूर नदी पूछ रहा है जो रूस में है। दूसरा सिरदारिया उत्तर पश्चिम, बिल्कुल सही है। और तो और लोगों ने कहा कि सर अंगारा नदी भी उत्तर में नहीं जाती है। मेरे भाई अगर आप जाओगे, येनिसी की सहायक नदी है, ये आर्कटिक ओशन में गिरती है रूस में। अगर आप रूस का कुछ इस तरीके से मैप बना दो तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ठीक है, और यहां से येनिसी नदी आ रही है और यहां कहीं से आपको अंगारा नदी येनिसी की सहायक है। तो क्या आप इसकी दिशा को पश्चिम मानोगे? अल्टीमेटली जा तो ये उत्तर में ही रही है ना, तो इसलिए उत्तर है। अब जैसे मैं कहूं कि गंगा की सहायक यमुना है, तो क्या यमुना की डायरेक्शन दक्षिण हो जाएगी क्या? यमुना भी तो यूपी के अंतर्गत आप देखोगे पूरब में जा रही है, क्योंकि गंगा में मिल गई है। अब अलग अलग थोड़े आप कर लोगे जो है कि ये कैसे डिसाइड कर सकते हो मिलन बिंदु के आधार पे? तो यही गलती आपने की है। अंगारा खुद एक येनिसी नाम की एक नदी है, उसकी सहायक है, और येनिसी नदी आर्कटिक ओशन में गिरती है जो कि नॉर्थ की तरफ है, इसलिए यह भी सही है। मेकांग नदी आपकी गलत है, क्योंकि जो तिब्बत से निकलते हुए यहाँ पे वियतनाम के पास साउथ चाइना सी में गिरती है, और इसकी ये डायरेक्शन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, दक्षिण पूरब बनेगी, ठीक है, ये पूरब हो जाएगी, दक्षिण पूरब। तो ये आपका गलत है।
अब जबरदस्ती अगर आप इस पे कंप्लेन करेंगे, आयोग को ऑब्जेक्शन करेंगे, तो आयोग सही थोड़े करेगा, क्योंकि आपको अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं पता है, लॉजिक चीजें नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, और फिर भी अगर आप एग्री नहीं होते हो तो आपकी इच्छा है, आप भेज सकते हो, लेकिन ऐसे प्रश्नों का आंसर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देश और तेल क्षेत्र में कौन सही सुमेलित है, तो कुवैत जो है कि कासगन का नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में, शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन अनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण में खसक जाती हैं, इसी वायुदाब पेटी को ITCZ बोलते हैं, जो सूर्य के साथ साथ 15 डिग्री के अंतर्गत चलता रहता है। तो दोनों बातें सही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अप्रैल में जो माओवादी विरोधी ऑपरेशन हुआ था, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, और BSF ने किया था, ये भी ठीक है। पारा वाले में ये भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, बिल्कुल सही। इनकी मारक क्षमता 490 नहीं थी दोस्तों, 290 किलोमीटर है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, कोहिमा शांति स्मारक पार्क, ये वाला जो है कि गलत है, आयोग ने हालांकि एक मान लिया, जबकि ये भी गलत है। देखो, दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित नहीं किया गया, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका आयोजन 8 मार्च नहीं बल्कि 8 मई को किया गया था। लेकिन मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश में प्रिंटिंग क्या है, तो इंग्लिश में भी आप देखोगे 8 मार्च ही प्रिंटिंग है, इसलिए ये भी गलत है। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 8 मई लिखा होता और हिंदी में गलत होता तो ये आंसर सही हो जाता। क्लियर हो गया? तो 8 मार्च गलत है। और ये प्रतिभाशाली पारंपरिक जो पेशेवर है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, ये आपका करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर से सही है। पेरोल लाओ पेरोल पैसे, ये उत्तराखंड की जो है कि योजना है, यह भी सही है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय, ये दोस्तों नई दिल्ली में नहीं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुई थी। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ये आप देखोगे तो जाक्सा जो है कि लैंडर नहीं बना रहा, बल्कि लैंडर इसरो बनाएगा, और रोवर और जो लॉन्च व्हीकल होगा उसे जाक्सा तैयार करेगा। तो इसलिए यहाँ पे पहला तो सही, दूसरा गलत है। शारीरिक दंड उन्मूलन के निर्देश से संबंधित, ये सब करंट अफेयर्स है, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, हालांकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। FLY 91 की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों सही है, इसकी नई एयरलाइन के रूप में शुरू की गई है, और ये मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि गोवा के अंतर्गत आता है, मनोहर पारिकर जी के नाम में रखा गया है, तो वहां का है। ये आप देख लो, इसको आप मिला सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन जो कि 2019 से शुरू हुआ है, जब मैं 5वां जल जीवन पुरस्कार बता रहा था, जल राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छ भारत मिशन, मोदी जी सबसे पहले आए तो उन्होंने यही काम करना शुरू किया कि हम स्वच्छता फैलाएंगे 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो बलिया से शुरू की गई थी, पहला वर्जन मई 2016 में हुआ, तो ये भी ठीक है प्रश्न। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और संभावित जीवन की आयु यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काउंट करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे स्वच्छ भारत मिशन 2014, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016, तो इस आधार पे 1 2 3 4 हो गया। माल्थस ने जो तर्क दिया था कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो ज्यामिति ज्योग्राफिकल तौर पे बढ़ती है, और जबकि प्रोडक्शन जो होता है वो मैथमेटिकल यानी अंकगणितीय बढ़ता है, तो ये भी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण इन्होंने 2022-23 का पूछ लिया, ये मैंने खोजने का प्रयास नहीं किया, सही है कि गलत है ये आप लोग देख सकते हो, खोजने का प्रयास नहीं किया, इतना पुराना और इस तरीके से नहीं खोजा जाएगा। यहाँ पे ये सभी प्रश्न सही है, हालांकि करंट अफेयर्स का ये इसमें मिलान सही किया गया है। इस पे भी एक बच्चे ने कमेंट किया था, 1 से 2 बच्चों ने। देखो, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया था, बिल्कुल। विकास को इंग्लिश में हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं होती है ग्रोथ में, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए हम लोग जो है कि क्या करते हैं, विकास की तरफ बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है, व्यक्ति का कल्याण कितना हो रहा है, तभी कहा जाएगा कि ये डेवलप है, अदरवाइज नहीं। तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG 4 पूछा गया जो एजुकेशन से संबंधित है, तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है। फिर आर्टिकल 19 पूछा गया, तो भैया संपत्ति खरीदने रखने और बेचने की स्वतंत्रता अब नहीं रह गई है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी वाला जो आर्टिकल वो हटा दिया गया है यहां से। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पे कार्य नहीं कर सकता, यह स्टेटमेंट गलत है। इसके लिए आप 7वां संवैधानिक संशोधन पढ़ोगे, 1956 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक पद के लिए संभाल सकते हैं, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती, बल्कि संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास। यहाँ पे मिलान है कि भारत की संचित निधि 266, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360, कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ रहे होगे कि हाँ सर, जो प्रश्न आयोग ने गलत किए तो क्यों गलत किए, जो सही किए तो क्यों सही किए। यहां पे पूछा जा रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, तो ये हो जाएगा मानव देह व्यापार बलात्श्रम और कारखानों खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर।
फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है नॉन वोलाटाइल जो विद्युत चले जाने पर भी, इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर भी खत्म नहीं होती है। तो रीड ओनली मेमोरी, रैंडम मतलब रैम नहीं होगा, रीड ओनली मेमोरी। ये फॉरेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संबंध है, तो ये भी सही है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा कथन सही नहीं है, किसी कोशिका के केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेते हैं, गलत। क्योंकि अगर आप देखोगे न्यूक्लियस के अंतर्गत ही तो दोस्तों डीएनए होता है, और डीएनए में ही तो पाया जाता है जीन, और इसी में तो आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम। तो कहीं ना कहीं प्रजनन और विभाजन में तो इन दोनों का योगदान होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसको लेके देखो, मैंने जो है कि जितनी नॉलेज थी, तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए, फिर मैंने उसे चेक भी किया। तो जी बिल्कुल ये सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सब जल में घुल के अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं। डायरेक्टली तौर पर अगर आप देखोगे तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली भी इसमें इंक्लूड होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहां पे देखोगे कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा समिति, तो दोस्तों ये जकार्ता में नहीं आयोजित हुई थी, बाकी ये सही है। FWDB, इसको भी लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 किलोग्राम है, कुछ लोग कह रहे हैं 100 किलोग्राम है। हालांकि इसरो की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे 100 किलोग्राम के रूप में इसको मेजर किया गया, DRDO पे भी जाके देख सकते हो। तो ये आपका सही है दोनों स्टेटमेंट। ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में था, दोनों सही है। फिर ये मिलान भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सक्शाम जो घाटी है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। एक बच्चे का कमेंट आया, मैंने देखा कि एक बच्चे का कमेंट था कि सर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये चाइना के कब्जे में है, ये चीन को दे दी गई है। तो मेरे भाई, हमने तो पीओके भी नहीं दिया है पाकिस्तान को, ये तो हमारा ही हिस्सा है ना। तो कहीं ना कहीं पीओके पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, वो अलग बात है, वो थर्ड पार्टी के रूप में काम कर रहा है। हम तो पाकिस्तान से छीनने की बात करेंगे, अदरवाइज वैसे देखा है तो ये पीओके तो हमारा भारत का हिस्सा है ही है। चाइना को मिले चाहे किसी को मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है पीओके के अंतर्गत ही कहा जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो चाइना जो है कि बुनियादी विकास कर रहा है, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1978, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, आराम से सही है। फिर यहां पे भी एक डाउट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील है। आप अगर देखोगे इंग्लिश में भी इसको अंडर डेवलप्ड लिखा है, डेवलपिंग नहीं लिखा। दूसरा है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है। और कीन्स जो है कि अर्थशास्त्र के जनक नहीं होते, बल्कि ये तो एडम स्मिथ होते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम पहला भी गलत करें और तीसरा भी गलत करें तो केवल 2 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी की कुछ बुकों में आज भी आप देखोगे तो भारत को इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा गया है, और इसी आधार पर ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो रहे हैं, 1 और 2। फिर यहां पे देखोगे राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, उसे हम फ्लेक्सिबल रेट कहते हैं, और इस पे केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई तय नहीं करता, बल्कि डिमांड और सप्लाई से तय होते हैं। फिर यहां पे कह रहा है वित्तीय समावेशन में कौन से कदम उठा सकते हैं, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1966 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया 1975 में, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेने का काम। ये तीनों ही काम ऐसे हैं जो वित्तीय समावेशन करेंगे। और जान के एक बात आपको हैरानी होगी कि घटनाचक्र पूर्वालोकन का ही प्रश्न है, और ये यूपीएससी 2017 का प्रश्न है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 या 16 का प्रश्न है, जिसमें 75% ग्रामीण 50% शहरी जनसंख्या कवर करेंगे, महिला और बच्चों पर खास ध्यान देंगे। लेकिन ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 2013 में लागू हुआ था, ना कि 2010 में, तो ये गलत है। आगे यहां पे देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों में वरीयता का सकारात्मक संबंध है, ये यूपीपीसीएस 2019 का पीवाईक्यू है दोस्तों। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य घनिष्ठता संबंध है, दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। फिर यहाँ पे देखो रेमिटेंस के बारे में कह रहा है, तो भैया भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस मिलता है, और दूसरे नंबर पे मैक्सिको आ जाएगा, तीसरे नंबर पे चाइना हो जाएगा, चौथे नंबर पे फिलीपींस हो जाएगा। ये आपका है आधारभूत संरचनाओं पे जो है खर्च करने का क्रम, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे करता है खर्च। फिर भारतीय संविधान, एक प्रश्न ये भी बड़ा डाउट में लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, प्रश्न को समझने का तरीका समझिए कि आयोग क्यों इसको सही मान रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, यह भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसा आयोग कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि दूसरा जो स्टेटमेंट है ये जरूरी नहीं है कि ये संविधान से संबंधित ही माना जाएगा। ये आपातकालीन स्थिति किसी भी समय आ सकती है, आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, सरकार के साथ हो सकती है, देश के साथ हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 352 ही लग जाएगा। आपके साथ हो रही है तो क्या 352 लगेगा क्या आपके लिए? आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है, आप उसे हैंडल करो, किसी भी समय आ सकती है। तो यानी दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए व्याख्या सही है।
आईसीटी के आधार पे देखो, जो आईसीटी यानी ई गवर्नेंस लाएगी तो पारदर्शिता को कम नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए लाया गया। इसकी लागत कम होती है, नागरिकों का योगदान बढ़ रहा है, और लाल फीताशाही को नहीं बढ़ाता बल्कि उसे कम करता है। जो काम 10 दिन में होता था वो एक ही दिन में हो जाता है। एक ये प्रश्न जो है कि मुझे दोस्तों अभी तक नहीं मिल पाया ठीक से, आप लोगों को अगर कोई डिटेल जानकारी होगी तो बताइएगा कि यूपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, ये तो मुझे समझ में आता है, संसदीय कानूनों के माध्यम से भी वो अपनी कुछ कार्य शक्तियां प्राप्त करते हैं, कार्यकारी नियम और आदेश भी हो सकती है, लेकिन परंपराएं इसमें कहां से घुस रही हैं ये चीज नहीं समझ में आई मुझे। अगर आपको समझ में आता है तो बताइएगा। आगे देखो, ये भी प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने या तो छोड़ दिया है तो टिक लगाया। देखो, निर्वाचन आयोग गलत है, यहां पूछ रहा है सही सुमेलित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग भी गलत है, लेकिन गलत तो ये भी है दोस्तों, इस प्रश्न को ही डिलीट करना चाहिए आयोग को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब आपका एक संवैधानिक संस्था बन चुकी तो आर्टिकल 338 बी में होना चाहिए था, ये आर्टिकल 338 बी में होना चाहिए। तो इस प्रश्न को आयोग को डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि इसमें चारों स्टेटमेंट ही गलत पूछे गए हैं। आगे यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, शंकरी प्रसाद का केस 1951 में आया था, सज्जन सिंह 1956 में आया, गोलकनाथ 1967, केशवंत भारती 1973 में आए थे। आगे यहाँ पे देखो, मिलान करना 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था, फिर 52वां 1985 में हुआ, 86वां 2002 में, और 96वां आपका 2011 में हो जाएगा। फिर यहाँ पे सहकारी संघवाद, चलो आपको ये तो पता होगा, अर्ध संघवाद के हिसाब से लगा लेते हैं आप, कम से कम केसी वियर लगा लो। सहकारी संघवाद आपके किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। सौदेबाजी आइवर जेनिंग्स मॉरिस जोन्स ने कहा। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला तो ये आइवर जेनिंग्स ने कह दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बलवंत राय ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी उसमें कौन सा सही नहीं है? न्याय पंचायत नहीं, जबकि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। बहुत सारे बच्चों ने न्याय पंचायत लगा दिया है, मतलब पंचायत समिति लगा दिया, ये गलत हो गया उनका। लोकपाल अधिनियम के बारे में कह रहा है कि कौन कमेटी बैठती है, तो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे या तो उनके द्वारा कोई निर्दिष्ट व्यक्ति। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति किसी भी कमेटी में शामिल नहीं होता, तो ये दो हटाते ही आपका 2 2 2, तो ये एलिमिनेटिंग मेथड का प्रश्न था, ये एलिमिनेटिंग मेथड है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो देखो, जनवरी 1934 में नहीं बल्कि मई 1934 में इसका गठन किया गया जेपी नारायण जी के द्वारा और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा। हालांकि समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण भी इसमें जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। फिर यहाँ पे इनकी घटना है, हालांकि मैंने इसको खोजने का प्रयास नहीं किया क्योंकि ये वाहियात प्रश्न है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। इसकी बात करें तो लिलितगो प्रस्ताव अगस्त 1940 में आता है, क्रिप्स मिशन 1942, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1940 में। तो ये और ये दोनों में आप देखोगे मंथ का अंतर है। और कांग्रेसी मंत्रियों का जो त्यागपत्र था, जो सरकार 1937 में इन्होंने गठित की थी राज्य स्तर पे 6 राज्यों में, 6 प्रांतों में, 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत से बिना पूछे ही अपने आप को क्या कह दिया कि भारत भी हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है, तो ये इन्होंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे पुस्तक है, अगर हिंदू पॉलिटी जो पॉलिटिकल साइंस का बच्चा होगा उसने केपी जायसवाल लगाते इस पूरे एलिमिनेट कर लिया होगा इसको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों से अधिकांश को ब्रिटिश राज्य ईश्वरीय देन लगता था और उनका उद्देश्य आधुनिकीकरण था, बिल्कुल सही, लेकिन वो उन्हें एक शिकायत थी कि ये अन ब्रिटिश रूल से ये शिकायत थी, तो ये दोनों बातें सही, व्याख्या भी सही है। और विलियम एजे आर्कबोल्ड किससे समझती है? तो ये लाहौर कॉलेज, लाहौर के प्राचार्य कभी नहीं थे। फिर यहाँ पे आप देखोगे वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ, नाना फडणवीस की मृत्यु मार्च 1800 में हुई, वेलेजली को वापस बुलाया गया जुलाई 1805, और एंग्लो नेपाली युद्ध जो कि 1814 से लेकर 16 तक चलता रहा और सगौली की संधि से समाप्त हुआ। फिर पाइका विद्रोह की बात करेंगे तो पाइका विद्रोह जो किया गया था किसके द्वारा? जगबंधु विद्याधर महापात्र के द्वारा। सिलहट विद्रोह असम में राधाराम के द्वारा किया गया था, तो यहां से भी आप इसमें एलिमिनेट कर सकते थे। फिर यहाँ पे कुछ दिवस की बात है, विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। अगर आप देखोगे तो इन्होंने केवल और केवल दोस्तों, केवल और केवल अप्रैल और मई से 8 दिन पूछे हैं, 4 यहां लगाए हैं और 4 इससे पहले एक प्रश्न बता दिया, यानी 8 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन केवल 2 महीनों से उठा के पूछा है, और एक भी करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको मई के बाद देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि अमिताभ बच्चन को दिया गया, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया। ये बीपीएससी का भी प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछा गया। ये आलोक शुक्ला वही है जो हसदेव जंगलों में जो दिक्कत हो रही थी, यानी पर्यावरणीय जो आंदोलन था उसके ये नेतृत्व करता थे, यहां से आप लगा सकते थे इसको। फिर विटामिन ए बी सी डी, बहुत बेसिक प्रश्न है कि भैया ए का क्या होगा? अंधापन, बी का क्या होगा? बेरी बेरी, सी का क्या होगा? स्कर्वी, डी का क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, एक प्रश्न इस पे भी लोग कह रहे हैं भाई संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों का कोई प्रावधान किया ही नहीं गया है, प्रत्येक राज्य वर्ड है ही नहीं, केवल संविधान में कहा गया है कि
संविधान में ये प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रावधान किया गया है और इसे 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 350 भी जोड़ा गया है और जिसका राष्ट्रीय स्तर पे जो मुख्यालय है वो कहां पे, राष्ट्रीय स्तर पे प्रयागराज में मुख्यालय कहां पे है, प्रयागराज में है। फिर यहां पे देखो एक ये प्रश्न जो है कि मैं खुद मानता हूं, मैंने इसको पूरा चेक कर लिया है, ये आयोग ने गलत किया है। इसका आंसर आपका 1 2 3 होना चाहिए था। आप अगर देखोगे तो सेंट्रल लिस्ट में भी आप अगर आइटम नंबर 41 पढ़ोगे सेंट्रल लिस्ट में, तो वहां पे भी आपको ट्रेड एंड कॉमर्स मिलेगा, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में आप आओगे तो आइटम नंबर 33 पे मिलेगा ट्रेड एंड कॉमर्स, आइटम नंबर 18 पे मिलेगा सामानों में मिलावट यानी कि अल्टरेशन करके, और आइटम नंबर 5 पे मिलेगा उत्तराधिकार, डाइवोर्स, ठीक है, मैरिज, ये सभी। तो ये तीनों ही आप देख सकते हो, पूरी एक लिस्ट डालोगे जिसमें लगभग 47 लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, तो इन क्रम पे आपको ये देखने को मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एक्ट भी देख सकते हो उसके लिए, तो वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो तीनों ही चीजें सही है, ये भी प्रश्न आप कर सकते हो। तो 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो बढ़ने के चांस पूरे रहेंगे आपके। फातिमा बीबी का बिल्कुल ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने वाली पहली महिला मतलब मुस्लिम महिला थी, और ये केरल की राज्यपाल नहीं बल्कि तमिलनाडु की राज्यपाल थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी आपका पीवाईक्यू है, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि दोहा विकास एजेंडे और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, साथ ही साथ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के द्वारा ये काम होता है। तो ये दोनों बातें सही है। कौन सा संशोधन स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है? तो 73वां और 74वां है। बिल्कुल, अगर ऐसे प्रश्न भी आपने गलत किए तो आप मेरिट से बाहर हैं, ये समझिए। यहां पर अगर आपको कोई बुक नहीं पता थी तो हबीब एंड निजामी की पता होनी चाहिए थी कम से कम, कि कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो यहां से आप इसको एलिमिनेट करके निकाल लोगे। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी, नहीं, यही तो इनका विरोध था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको भी लेके बहुत देर से लोग काफी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे आपने दोस्तों गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, समझो मेरी बात को। फाहियान सबसे पहले आता है गुप्त वंश के दौरान। गुप्त वंश आपको पता है 320 के आसपास स्थापित होता है, 400 450 तक चलता है। फिर वेनसांग की बात करते हैं, वेनसांग की ये आता है लगभग हर्षवर्धन के समय में, जो 630 ईस्वी के आसपास की बात है। ठीक है, फिर इत्सिंग आएगा जो कि 7वीं शताब्दी में आता है, जो समापन के आसपास होता है। फिर अलबर्नी आएगा 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी के साथ। तो बिल्कुल सही तो है, पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, बिल्कुल सही है। पता नहीं आप लोग कैसे इसको कह रहे हो गलत है, ये प्रश्न तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे ये प्रश्न भी मैंने कल जो है कि एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट देखे मैंने, फिर एनसीईआरटी को पढ़ा तो वहां पे चीजें क्लियर हुई कि हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है और ये पीवाईक्यूज है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, बिल्कुल सही। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था, दोनों बातें सही, लेकिन यहाँ पे कोई सही व्याख्या नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे 1 घंटे में मैंने आपको 150 प्रश्न पूरे आपको एक्सप्लेन करा दिए। ये आपके आरओ का जो आप पेपर देने वाले हो उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे ना, ऑनेस्टली बता रहा हूं तो लगभग आप लोग 40 से 45 अलग अलग क्वेश्चन को कह रहे हो ये भी गलत, ये भी गलत, ऐसे तो आयोग का पूरा पेपर ही गलत हो जाएगा। सही लॉजिकल तरीके से ढूंढो। जैसे लाल मिट्टी वाला जो आप लोग कह रहे थे कि कपास होगा, तो वो भी मैंने गलत बता दिया। इत्सिंग फायान वाला बता रहे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, अलग अलग जगह पे जो है कि चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जूट की फसल को लेकर आप लोग कह रहे थे, तो 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल डिबेट वाले, जो बिल्कुल गलत हैं, उनको आयोग को चेंज करना चाहिए। जैसे ग्लोबल वॉइस वाला हो गया, ठीक है, और रॉयल नेवी, कैबिनेट और इंटरिम गवर्नमेंट, ये वाला हो गया। फिर एक आध और प्रश्न जो अभी कॉन्करेंट लिस्ट है, ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग को चेंज करना पड़ेगा और बदलना भी पड़ेगा। तो बाकी क्या कमेंट मतलब फॉर्मेट होगा वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, टेलीग्राम पे मैंने फॉर्मेट दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे पोस्ट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो जरूर हमें कमेंट करिएगा, जो भी उसमें बेस्ट हो सकते हैं हम भी अपना रिप्लाई आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।